जी दोस्तों, वेलकम अगेन। मेरा नाम है बहरोज़ और आज की वीडियो एक रिकॉर्डेड पॉडकास्ट है विद शबाना हसन। और शबाना आज हमको बताएंगी कि आरईएसपी क्या होता है और आरईएसपी को फ़ंड करना क्यों लाजमी है। आई वॉज सिटिंग व्हेन आई केम टू कनाडा। बहुत पुरानी बात है, आज से कोई 10 साल पहले। और मैं किसी ग्रुप में बैठा था और उसमें किसी ने जिक्र किया कि बच्चों की एजुकेशन के लिए बेस्ट है कि आप आरईएसपी में इन्वेस्ट कर दें। और उन्होंने एक बात ऐसी की, उन्होंने कहा कि इससे बेहतर रिटर्न आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलेगा। बिकॉज होता है कि जब आप आरईएसपी में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं तो गवर्नमेंट भी आपको कुछ ग्रांट देती है। तो एग्जैक्टली। उन्होंने मुझे, खैर वो शबाना को समझाएंगी, बट उन्होंने मुझे कहा इससे बेहतर रिटर्न आपको कहीं नहीं मिलेगा। इट्स ऑलमोस्ट 20% रिटर्न दैट यू गेट रिस्क फ्री। तो वो सुन के मेरी आंखें खुली से खुली रह गई कि 20% रिटर्न रिस्क फ्री तो कहीं नहीं मिलता। ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है जहाँ मिलेगा। अगर आज आप एस एन पी में भी इन्वेस्ट करते हैं आपको 9 से 11% रिटर्न मिलता है, वो भी हाई रिस्क रिटर्न मिलता है। सो दैट इज़ व्हेन आई गॉट इंट्रीग्ड अबाउट आरईएसपी। फिर मैंने उस पर स्टडी की एंड आई केम टू रियलाइज इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स दैट आई हैव डन फॉर माई किड्स, फॉर माई फैमिली एंड ऑल। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि लेट्स ब्रिंग इन एन एक्सपर्ट जो कि हमको ये समझाएं कि आर ई एस पी क्या होता है और आर ई एस पी को कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है। शबाना को हमने पहले भी बुलाया पॉडकास्ट पे। ये फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, एंड हेंस दैट इज़ वाई आई हैव हर हेयर। And I highly recommend you connect with her as well. Get her advice on your financial planning, अपनी RESP की planning। अगर आपको कोई insurance चाहिए उसके लिए she is phenomenal. I use her services as well. But without further wait, I'll pass it on to Shabana. Shabana, if you can introduce yourself first, और उसके बाद आप बताएं RESP होता क्या है और इसको कैसे जो है यूटिलाइज किया जाता है। जी, अस्सलाम वालेकुम मेरोज़, थैंक यू सो मच। मेरा नाम शबाना हसन है और मैं फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर हूँ फ्रॉम द लास्ट 18 इयर्स। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है RESP, रजिस्टर्ड एजुकेशन सेविंग प्लान। अच्छा, जो हमारे बच्चे जो होते हैं, हमें एक हमारा ड्रीम होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो बड़े होंगे और वो यूनिवर्सिटी जाएंगे और वो कोई प्रोफेशनल स्टडी करेंगे, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर। जो हम लोग देसी कम्युनिटी है हमारा, आमतौर पर ड्रीम यही होता है। तो लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो कनाडा में हाई स्कूल तक तो आपको यू डोंट हैव टू पे फॉर एनीथिंग। लेकिन जब बच्चा पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन के लिए जाता है तो एकदम से आपको एक बहुत बड़ा बर्डन आ जाता है, जहाँ पर आपको जो अपने बच्चों के एजुकेशन का एक्सपेंसिव उठाना पड़ता है। तो हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारी कम्युनिटी में जो RESP के बहुत अगेंस्ट है। मुझे नहीं पता मैं कि वो इस बात को नहीं उनको समझ में आ रही जो जिनको मैं समझाना चाह रही हूँ कि देखें, कनाडा में गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। उनके अंदर एक गवर्नमेंट ग्रांट देती है बच्चों को, जिसे जो RESP की सूरत में देती है। जितना भी आप कंट्रीब्यूट करते हैं उसका 20% गवर्नमेंट ग्रांट देती है, जिसे CESG कहते हैं, कनाडा एजुकेशन सेविंग ग्रांट। अच्छा, अगर आपके बच्चे का आप मैक्सिमम जो है $7,200 तक का ही ग्रांट ले सकते हैं, ठीक है? उसके लिए यानी 7,200 का ग्रांट लेने के लिए आपको हर साल 2,500 जो है वो आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए आप बच्चा 5 साल का है या 10 साल का है तो आप पीछे के सारे साल भी यूज़ कर सकते हैं। आप 5,000 पर ईयर उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है? अब मान लीजिए बच्चा जो है बॉर्न बेबी है और आपने उसको अभी उसका RESP स्टार्ट कर लिया है, तो आपने अगर $200 पर मंथ से स्टार्ट किया है, तो बच्चा जब यूनिवर्सिटी जाएगा तो उसके अकाउंट में $75,000 to $80,000 अक्यूमुलेट हो चुके होंगे, अगर आपने 14-15 ईयर्स तक पे किया है। अच्छा, वो कैसे? आपने अगर मान लीजिए 35 या $40,000 कंट्रीब्यूट किया है, 7,200 का ग्रांट मिला है और उसपे हम 6% रखते हैं, उसको ग्रोथ मिली है अगर, तो वो सब मिला के आपका ऑलमोस्ट 70 टू 80,000 के बीच में आ जाता है। और इस वक़्त पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन जो है उसकी कॉस्ट जो है वो 80 टू 100,000 के बीच में है, ठीक है? तो आप मुझे ये बताएँ कि आपने अपनी पॉकेट से तो कुछ भी नहीं दिया, आपको चाइल्ड बेनिफिट मिला, उसमें से वो 400-600 मिलता है एक बच्चे का, जितना भी देख लीजिएगा आप, जितना भी आपको मिल रहा है, उसमें से आप 200 निकालें और इसमें डाल दें। तो आपने तो अपनी पॉकेट से कुछ नहीं दिया। तो आप सोचिए आप ये अपने बच्चे के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं। और आपको जो मेंटली एक सैटिस्फैक्शन होती है ना कि हाँ जी, मेरे बच्चों के पैसे वहाँ पे कुछ भी हो, जॉब चली जाए, मार्केट क्रैश कर जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे बच्चों की पढ़ाई के पैसे मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं। तो आप सोचें कि जो आपको ये मेंटल सैटिस्फैक्शन है ना, ये आप और पैसों का तो ये है कि आप जितना कमाए चले जाएँ, उतने खर्च होते चले जाते हैं, जब तक कि आपको उसको प्रॉपर मैनेज ना करें। और याद रखें कि बहुत से लोग मुझे कहते हैं, "जी, हमारी तो प्रॉपर्टी है, हमारी बैक होम में प्रॉपर्टी है।" मुझे ये बताएँ कि वो बैक होम में प्रॉपर्टी है, यहाँ की प्रॉपर्टी, वो
कैसे आपको आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों की एजुकेशन के साथ। क्या आप पाकिस्तान जाके या इंडिया जाके पीछे प्रॉपर्टी सेल करने जाएँगे? या फिर आप मतलब मैं सिर्फ़ ये कहना चाह रही हूँ कि आपके जितने भी एसेट्स हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन यहाँ ज़रूर बच्चों की आरईएसपी में ज़रूर आप इन्वेस्ट कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ सो आई ओपनिंग। मैंने दो नोट्स किए हैं बातें। एक तो ये कि आपने कहा कि अगर मैं लेट्स से मुझे $80,000 चाहिए फॉर माई किड्स एजुकेशन, तो मैं सिर्फ अगर $40,000 रफली इन्वेस्ट करूं तो आई विल बी एबल टू गेट होल्ड ऑफ $80,000 बाय द टाइम माई किड इज क्लोज टू देयर एजुकेशन। सो इट्स लाइक ऑलमोस्ट डबलिंग योर मनी। सो दिस यस, इज नंबर वन। और दूसरा जो एक और भी आपने और भी अच्छी बात की कि इट इज़ ऑलमोस्ट कॉलिंग, एक और तरीका इसको देखने का ये है कि यू कैन इवन एजुकेट योर चाइल्ड ऑलमोस्ट फॉर फ्री इन कैनेडा। अगर आप वो जो चाइल्ड बेनिफिट जो आपको फ्री का मिल रहा है फ्रॉम द कैनेडियन गवर्नमेंट, उसी को यूज़ करें इस अकाउंट को फंड करने के लिए। हुँ, तो हुँ। अपनी जेब से कोई पैसा नहीं जा रहा, जो आपने कमाई की है अपनी इनकम, उससे पैसा नहीं जा रहा, गवर्नमेंट की ग्रांट से ही पैसा जा रहा है उसमें, उसी के ऊपर और ग्रांट मिल रही है, वही पैसा ग्रो कर रहा है और वही पैसा इवेंचुअली आप अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए यूज़ कर लेंगे। सो एसेंशली आपने अपनी इनकम से कुछ नहीं लगाया इसमें। दिस इज़ फिनोमिनल। दिस इज़ सच ए गुड वे ऑफ पुटिंग इट। क्योंकि मैं बहुत, जब जिस तरह मैंने शुरू में बात की इंट्रो में, दैट वाज मोर फ्रॉम रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू, बट दिस इज जस्ट अमेजिंग। लाइक आई वुड से हाउ टू एजुकेट योर चाइल्ड फॉर फ्री इन कैनेडा is RESP. That's it. That's beautiful. अच्छा, अब इसमें मेरा एक सवाल ये है कि मैं ये सारी कंट्रीब्यूशन करता हूँ, आई एम इन्वेस्टिंग ऑल दिस मनी, बट इवेंचुअली आई डिसाइड और माई चाइल्ड डिसाइड्स कि हमको ये पैसा उसकी एजुकेशन के लिए यूज़ नहीं करना। तब क्या होता है? बिकॉज मैं अगर कहीं भी कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मुझे उसका बैकअप भी पता करना है कि अगर वो हुँ, हुँ। इन्वेस्टमेंट, स्पेशली अगर वो इन्वेस्टमेंट लॉक्ड है, कि अगर लॉक्ड है और मुझे कभी भी इसको ब्रेक करना पड़े इन बिटवीन या इन द एंड, तो उसको ब्रेक करने की क्या कॉस्ट है और क्या वो ब्रेक हो भी सकती है नहीं हो सकती। तो मुझे दोनों चीज़ें बताएं, अगर इन बिटवीन मुझे ब्रेक करना हो और अगर मुझे टुवर्ड्स द एंड आई डोंट यूज़ इट फॉर माई चाइल्ड्स एजुकेशन, ही इज़ नाउ 23 एंड ही डिसाइडेड टू डू समथिंग एल्स, व्हाट हैपन्स टू दैट मनी? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बेरोज़। होता क्या है कि ज़्यादातर लोगों को यही डर होता है कि अब पैसे हमने डाल दिए, हम कहीं निकाल सकेंगे कि नहीं, और ये तो सिर्फ़ बच्चों की एजुकेशन के लिए यूज़ होगा, ऐसा नहीं है। अगर तो बच्चे के 18 ईयर्स से पहले आप इसे लेना चाहते हैं, तो जहाँ मैं इन्वेस्ट करती हूँ, जहाँ पर हम आरईएसपी करते हैं, वहाँ पर किसी भी तरह की कोई पेनल्टी नहीं है, अगर आप विथड्रॉ करते हैं जो कंट्रीब्यूशन आपने की है। हाँ, ग्रांट आपको वापस नहीं मिलेगा, वो वापस चला जाएगा, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन आपने की है, वो सारी की सारी आप वापस ले सकते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी या कुछ भी ऐसा कोई वर्स्ट केस सिनेरियो में आप कहते हैं कि मुझे इसको रोकना ही है। दूसरे नंबर पे आता है कि बच्चा परस्यू नहीं कर रहा, यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा। तब क्या करेंगे? तो फिर अगेन जितनी कंट्रीब्यूशन आपने की है वो 100% आप ले सकते हो, उसमें कोई पेनल्टी नहीं है। ग्रांट वापस चला जाएगा गवर्नमेंट के पास, और जो ग्रोथ है उसको आप अपनी आरआरएसपी में ट्रांसफर कर सकते हैं। आरआरएसपी का जितना भी अगर आपका रूम है तो, ठीक है? और इसमें एक और चीज़ मैं आपको ऐड करूँगी, एक टिप दूँगी मैं आपको यहाँ पर कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक लो इनकम में होते हैं और एक हाई इनकम अर्नर होते हैं, ठीक है? हाई इनकम अर्नर का क्या होता है कि अगर आप पेरोल पर हैं और आप अपनी इनकम ज़्यादा आपकी हो शो हो रही है, तो आपका चाइल्ड बेनिफिट जो है वो कम हो जाता है। तो उसका एक तरीका ये है कि आप अपनी आरआरएसपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन शुरू कर दें, ताकि आप थोड़ा-सा आपका इनकम थ्रेशोल्ड थोड़ा कम हो, और आप अपने वहीं से वो जो पैसे आपके बढ़े हैं वो अपनी आरईएसपी में, जो बच्चे की आरईएसपी में कंट्रीब्यूट करें। तो आप सोचें, आपने 2 तरह से अपने लिए, अपनी रिटायरमेंट के लिए भी इनकम सेव कर लिया और बच्ची के एजुकेशन के लिए भी इनकम जो है वो सेव कर लिया आपने, ठीक है? एक तो ये टिप है। और लो इनकम वालों का ये है कि जब आप लो इनकम में हैं, ठीक है? तो आप तो चाइल्ड बेनिफिट तो आपको ज़्यादा आ रहा है, मतलब 100% आ रहा है आपका। तो व्हाई नॉट कि उसमें से 200 निकाल के आप यहाँ इन्वेस्ट करें। आपने अपने बच्चे की जो है पूरी एजुकेशन कवर कर दी है। जब बच्चा कल को यूनिवर्सिटी जाएगा, तो अब तो वैसे ही लो इनकम में है। तब तो बच्चा अपनी यूनिवर्सिटी का उसका जो बर्डन है, वो लोन की सूरत में उसे लेना नहीं पड़ेगा ना। वो तो आप ही के वो जो चाइल्ड बेनिफिट से ज़्यादा आ रहा था, उसी से आपने उसका जो है आरईएसपी अकाउंट उसका ओपन कर दिया। तो इन दोनों सूरतों में अगर आप हमारे पास आते हैं, हम आपको बहुत सारे आइडियाज़ और टिप्स देंगे कि आप किस तरह से बच्चों के पैसे जो है अपनी इनकम के अंदर से निकालें। लो इनकम वाले हों या हायर इनकम वाले हों, दोनों को हम एडवाइस करते हैं कि किस तरह से आप अपने बच्चों के लिए आरईएसपी के अंदर पैसे लगा सकते हैं। नाइस। शवाना, आई एम फीलिंग सॉरी कि मैं आपसे पहले कनेक्ट नहीं किया व्हेन आई वाज गेटिंग द चाइल्ड बेनिफिट,
बिकॉज दीज टिप्स आर जस्ट अमेजिंग टिप्स। और उस वक्त जब मुझे चाइल्ड बेनिफिट मिल रहा था तो आई जस्ट टुक इट फॉर ग्रांटेड कि ये एक अमाउंट है जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उसी हिसाब से मुझे मिल जाएगी, नॉट रियलाइजिंग कि मैं इस अमाउंट को भी इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, मैं उस अमाउंट को भी बढ़ा सकता हूँ, जो मुझे चाइल्ड बेनिफिट मिल रहा है उसको भी मैं मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। सो आई हाईली रिकमेंड, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं ज़्यादा इस पे कंक्लूजन पे आया हूँ कि आप थोड़े से पैसे, अगर आपको कभी किसी की एडवाइस लेनी भी पड़े, तो ऑल्दो आपकी एडवाइस कम्स फॉर फ्री, विच इज़ इवन अमेजिंग, बट अगर किसी को कोई पैसे देने भी पड़े, यू माइट एज वेल पे few dollars for 1 hour 2 hour consultancy, get the right help, अपनी सारी चीज़ें in order करें and do it the right way versus trying to learn it your way by making mistakes, क्योंकि वो mistakes बहुत costly हो सकती हैं। और यहाँ तो coming to Shavana, like she won't charge you for any advice, she has all the great advice, and what she will do is she will help you manage your investments, your money, and she does it in an amazing and phenomenal way. So I seek her help as well, और मैं highly recommend करूँगा listeners को जो कि सुन रहे हैं to reach एक out to लास्ट her. चीज़ मैं और ऐड करूँगी, दोबारा बोलूँ? Sure, go एक ahead. लास्ट चीज़ एक लास्ट चीज़ मैं और इसमें ऐड कर दूँगी कि बहुत से हमारे जो क्लाइंट हैं वो मुझसे पूछते हैं कि जी अगर मैं अपने इतने पैसे आरईएसपी में डालूँ, तो जो भी हम कंट्रीब्यूट करेंगे वो तो स्टक हो जाएगा और उसको पढ़ाई के अलावा तो हम कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। तो वहाँ पर मैं उनको बताती हूँ कि आरईएसपी में जो कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं, उसमें कभी भी आपको गवर्नमेंट ये पूछने नहीं आएगा कि आपने वो जो अमाउंट आपने उसको कहाँ आपने खर्च किया है। एक दफ़ा बच्चे की जो फर्स्ट एनरोलमेंट फ़ी होती है, जो 8000 होती है, वो आपने उस बच्चे के लिए आपने उसकी ग्रांट में से निकाले और बच्चों की फर्स्ट एनरोलमेंट फ़ी दी। उसके बाद आप फ्री होते हैं 100% विथड्रॉ करने के लिए। आप फ्री होते हैं कि आप उसको बच्चे के लिए आप उसका कार बाय करें, उसकी गाड़ी बाय करें, आई मीन दोबारा से उसके लिए बच्चे के लिए कोई कार बाय कर लें या उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या फिर उसके लिए आप ट्यूशन फ़ी ले लें, उसके फूड्स ले लें या कुछ भी, उसके लिए आप या उसकी शादी करते हैं, व्हाटएवर, आप वो अमाउंट कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो देखने नहीं आ रहे हैं कि आप उसको कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन पहले 2 साल में जो है वो पहला जो आपका एनरोलमेंट फ़ी है, 2 साल नहीं सॉरी इसको कट कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम आपको एक एनरोलमेंट फ़ी देनी होती है जो आपको $8000 तक आपने वो निकालना होता है। उसके बाद आप अपनी, अगर बच्चा यूनिवर्सिटी में है तो आप उसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो है मिस एक कॉन्सेप्ट है कि हम उसे सिर्फ़ पढ़ाई के अलावा कहीं और नहीं खर्च कर सकते, आप कर सकते हैं। Amazing. Thank you, Shavana. This was wonderful as always. Your knowledge, your advice, your suggestions are just great. जिस तरह मैंने पहले कहा, I highly recommend people to reach out to you, connect with you, and seek your help with regards to उनकी investments, उनके financial matters. So again, Shavana, thank you for joining and thanks for a wonderful session. थैंक यू सो मच। Thank you. आपके टाइम के लिए थैंक यू।